नमस्ते। आज हम लोग कक्षा 12 अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 2 भुगता के व्यवहार के सिद्धांत के पेज नंबर 11 का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इस अध्याय में उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता क्या है और सीमांत उपयोगिता क्या है, इन तीन बातों का अध्ययन किया है। अब इसी के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके इस पेज पर अगर ऊपर देखिए तो ये सारणी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये उपभोग की गई इकाइयों की संख्या है, जैसे यन कहा जाता है। यन ये मतलब ये यन है, ये जो है यन है, ये जो है देख रहे हो ये यन है। यन मतलब कि अगर यन एक है तो मतलब एक वस्तु का उपयोग किया गया है तो यन एक होगा। अगर जो है 5 वस्तु का उपयोग किया जा रहा तो यन 5 होगा। मतलब यन माने कितनी वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कल कि जो सीमांत उपयोगिता है, जैसे जैसे हम जो है उपभोग की इकाई बढ़ा रहे हैं, इकाई माने मात्रा, जैसे कि जब इकाई हमारी उपभोग की इकाई 1 है, जैसे मान लीजिए जब हम एक उपयोग कर रहे हैं तो देखो सीमांत उपयोगिता 12 है, लेकिन जब दूसरा उपयोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता 6 हो जाती है। जब तीसरा उपयोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता 4 हो जाती है। जब 4 उपयोग करते हैं सीमांत उपयोगिता 2 हो जाती है। अब हमारा पेट भर गया, जैसे अभी मान लीजिए हम केले खाते हैं तो हमारा पेट भर गया। जब 5वां केला खाएंगे तो पेट भर गया है तो हमें कोई सीमांत उपयोगिता नहीं मिलेगी। सबको जोड़ देंगे तो आप कुल उपयोगिता तो ये देखिए जो है बढ़ रही है। लेकिन जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, मतलब हमारा पेट भर जाता है, हमें कोई संतुष्टि नहीं मिलता है। संतुष्टि को तुष्ट गुण भी कहते हैं, यूटिलिटी भी कहते हैं। तो वहीं पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अगर यहाँ पर आप उपभोग को बंद नहीं करते हैं और 6वीं इकाई का भी उपभोग करते हैं तो आपको -2 उपयोगिता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है ये लगातार घट रही है। देखिए पहले 12 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, -2 आगे बढ़ाएंगे तो -10, -20 इस तरह होती चली जाएगी। तो जो उपयोगिता गिरती है तो इसी को कहा जाता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है ह्रासमान उपयोगिता का नियम। मतलब जब सीमांत उपयोगिता गिरता है, क्यों गिरता है? क्योंकि जब हमारा पेट भरता जाता है तो हमको संतुष्टि कम मिलता है, तो सीमांत उपयोगिता कम मिलती है और समान सीमांत उपयोगिता लगातार गिरती है, उसे कहा जाता है सीमांत उपयोगिता का नियम। तो आप लोग ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अगला शब्द देखिए यहाँ पर दिया गया है कि माग क्या है। ये देखिए दिया है माग क्या है। माग क्या है? माग देखिए, मांग जो होती है आप समझते हैं कि जैसे कि हमको किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हम लोग हज़ारों वस्तुओं की मांग करते हैं, लेकिन क्या हमें हज़ारों वस्तुएं मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि हमारी आय जो है सीमित होती है। तो यहाँ पर हम समझने के लिए जो आपको उदाहरण में समझाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो वस्तु है, मान लीजिए वो वस्तु केला ही है, तो यहाँ केला को हम x मान लेते हैं। मतलब केला को क्या मान ले रहे हैं? x। मतलब उदाहरण में चूँकि x माना गया है इसलिए हम भी x मान ले रहे हैं। और आप दिमाग में सोचिए कि जो x क्या, वो केला ही x है। ठीक है। तो और समझने के लिए चूँकि हमें मांग वक्र समझना है, मांग का नियम समझना है, तो समझने के लिए अगर कुछ चीज़ों को आप स्थिर नहीं मानेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर किसको स्थिर माना गया है? आपकी आय को स्थिर माना गया है, मतलब उपभोक्ता की आय को स्थिर माना गया है, उपभोक्ता के रुचि इच्छा को स्थिर माना गया है और अन्य बातों को स्थिर मान लिया गया है। यहाँ पर परिवर्तनशील उसे माना गया है, कीमत को परिवर्तनशील माना गया है, और जो है उस कीमत से वह व्यक्ति कितना खरीदता है, तो ये 2 चीज़ आप परिवर्तनशील माना गया है। बाकी सब कुछ स्थिर मान लिया गया है समझने की सुविधा के लिए। अगर आप स्थिर नहीं मानोगे तो समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर क्या परिवर्तनशील है? एक तो कीमत जिसे मूल्य कहते हैं, दूसरा वस्तु की मात्रा, बाकी सब स्थिर मान लिया गया है। तो
अब देखिए मांग क्या है, तो मांग जो है कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। तो अच्छा, मांग जो है कहा जा रहा, मांग एक प्रभावकारी इच्छा है। क्या है? प्रभावकारी इच्छा है। तो प्रभावकारी इच्छा है मतलब सबकी इच्छा है हमको बहुत कुछ मिल जाए, बहुत मांग करते हैं, लेकिन सबकी इच्छा प्रभावकारी इच्छा नहीं होती। जैसे अगर कोई भिखारी एरोप्लेन की मांग करे तो उसकी इच्छा प्रभावकारी नहीं होगी, लेकिन अगर जो है मुकेश अंबानी एक एरोप्लेन की मांग करें तो वो खरीद सकते हैं, तो वो प्रभावकारी इच्छा होगी। तो प्रभावकारी इच्छा उसे कहते हैं जिससे कि उस वस्तु को मांगने की इच्छा हो। पहली बात तो उसकी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा के साथ जो है उसके पास पैसा हो, मतलब धन हो, पैसा हो। और तीसरी बात ये है उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार हो। ये नहीं पैसा हो कंजूस है खर्च ही ना करे। ये तीन बातें, पहली उसके मांग करने की इच्छा हो, उसके पास धन संपत्ति मतलब पैसा खरीदने के लिए पैसा हो और खर्च करने को तैयार हो। जब तीनों बातें होंगी उसी को प्रभावकारी इच्छा कहते हैं। तो प्रभावकारी इच्छा को हम मांग कहते हैं। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे। अच्छा, मांग से एक बनती है मांग सारणी। क्या बनती है? मांग सारणी। इसको हम देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं मांग से मांग सारणी। तो इसको दिखाने के लिए हमने जो है ये बगल में एक एग्जाम्पल लिया है। देखो ये यहाँ का भी देखिए, ये देखने का प्रयास करिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, तो मांग सारणी हमने दिखाया है, ये मार्ग सारणी यहाँ पर दिखाया है। ये देखिए नीले से जो लिखा गया है ये मार्ग सारणी हमने बनाया है। अब देखिए इसको मार्ग सारणी समझिए। जब केले की कीमत, मान लीजिए एक केला जब 50 रुपये में, काल्पनिक है, जब आप मान लीजिए आप, जब केला 50 रुपये का मिलता है तो वह व्यक्ति जो है कोई मतलब जो है उसकी खरीदने की मात्रा जीरो है, वो कुछ भी नहीं खरीद रहा। यहाँ देखो कुछ भी नहीं खरीद रहा, जीरो है। जब 50 रुपया दर्जन केला है तो वह जो है जीरो केला खरीद रहा है। लेकिन जब घट गया 40 रुपया हुआ तो 5 दर्जन केला खरीदा। जब और घट गया 30 रुपया हुआ तो 15 दर्जन खरीदा। और घट गया जब 20 रुपया हुआ तो 30 दर्जन खरीदा। लेकिन जब और घटकर 10 रुपया हुआ तो 55 दर्जन खरीदा। अब आगे जो है 10 रुपये से कम कोई बेचने वाला केला बेचता ही नहीं, तो खरीद भी नहीं पाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी जो कीमत है, देखिए ये कीमत को प्राइस और एक्स से हम दिखाएं, क्योंकि एक्स वस्तु माने हैं तो जो है प्राइस ऑफ एक्स, ये देखो प्राइस ऑफ एक्स माना गया, हमने माना है। उसको 60 हम लिख सकते हैं, उसी को मूल्य भी कहते हैं। ये मूल्य है और इसी मूल्य पर कितना ये जो खरीदा गया है ये देखिए ये है। तो कहने मतलब ये है, तो ये जो बन गया है आपका, ये मार्ग सारणी बनी। क्या बनी? ये आपकी बन गई मार्ग सारणी। क्या बन गई? ये मार्ग सारणी बन गई। अब यहाँ देखिए मार्ग सारणी के बगल जो है एक चीज़ और मैंने दिखाया है लाल से, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स। कहने मतलब जो है जैसे जैसे वो व्यक्ति के पास जो है 0 दर्जन जब केला है तो उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, वो भूखा है। जब 5 दर्जन उसके पास आया तो उपयोगिता 80 हो गया। जब 15 दर्जन उसके पास आया तो उपयोगिता और कम होकर 60 हो गया। जब 30 दर्जन उसके पास आया तो उपयोगिता और कम होकर 30 हो गया। जब 55 दर्जन उसके पास केला आ गया तो एक दर्जन के केले की उपयोगिता जो है वो 5 हो गया। तो देखो यहाँ पर उपयोग मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। ठीक, तो आपने क्या समझा अभी तक? आपने समझा कि जो है ह्रासमान उपयोगिता का नियम समझा, मांग समझा, मांग मतलब प्रभावकारी इच्छा ही मांग है। दूसरी है मांग सारणी, आप समझ गए। अब आप समझ लेते हैं ये मांग वक्र क्या है। ठीक है, अब मांग वक्र समझ लेते हैं। तो मांग वक्र देखो यहाँ पर बनाया गया है। ये आपके जो है चित्र में, आपके चित्र में देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा है। तो ये देखिए मांग सारणी, ये देखो मांग यहाँ पर बनाया गया है ये। चलिए अब यहाँ देखते हैं जो मांग सारणी में दिखाया गया है वही चीज़ हमने आपको बताया था कि शब्दों से पहले समझो, फिर नंबर से समझो, उसके बाद रेखा चित्र से समझो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए इसको चित्र को समझने के लिए ये जो लंबी लाइन है, इस लंबी लाइन को कहते हैं लंबवत लाइन या ऊर्ध्वाधर अक्ष। अक्ष से वाई भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी चित्रों में यही होगा, आप लोग रट लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा। जो बता रहे हैं ये पूरे अर्थशास्त्र में यूज होता है। ये ऊपर की लाइन जो है, ये जो लाइन है ऊर्ध्वाधर लाइन, इसी को वाई अक्ष कहते हैं या लंबवत अक्ष कहते हैं।
और देखिए यहाँ पर हमने दिखा भी दिया है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है ये, और जो ये वाली लाइन है, देखो ये वाली लाइन है, ये है क्षैतिज अक्ष। ये क्या है? क्षैतिज अक्ष। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर कीमत दिखाया गया, कीमत। अभी मार्क सारणी में आपने देखा कीमत और मात्रा था, कीमत दिखाया गया है। ये कीमत 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, ये देखो दिखाया गया है, ठीक है। और इस क्षैतिज अक्ष पर जो है, ये क्षैतिज जो एक्स अक्ष है ये वाला, तो इस पर तो क्या दिखाया गया है कि कीमत पर कितनी वस्तुओं की मांग की जा रही है, मांग की मात्रा दिखाया गया। देखो यहाँ मांग की मात्रा जो है, एक मांग की मात्रा दिखाया गया है। अब अगर इसी चीज़ को हम लोग जो है ये सारणी से बनाते हैं, देखिए अगर सारणी से देखें, अगर ध्यान से आप लोग देखिए, तो जब जो है केले का या एक्स वस्तु जिसे केला हमने माना है, एक्स वस्तु जिसे हमने केला माना है, जब 50 रुपया दर्जन है तो व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं खरीद रहा। 50 रुपया दर्जन है, अगर जो 50 रुपया दर्जन है, अगर यहाँ पर ये 50 रुपया दर्जन है, यहाँ पर देखिए तो 0 कुछ भी नहीं खरीद रहा है। लेकिन जब 40 रुपया दर्जन हो गया तो 5 दर्जन खरीद रहा है। जब 30 रुपया दर्जन हो गया देखो तो ये 15 दर्जन खरीद रहा है। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। जब दो देखिए ये 20 रुपया दर्जन है, ये 20 रुपया, ये 20 रुपया, तो देखिए ये जो है ये कितना खरीद रहा है, 30 दर्जन खरीद रहा है, ये देखिए। और जब ये 10 रुपया हुआ तो ये खरीद रहा है 55 दर्जन खरीद रहा है। आपके समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, जब 50 है तो कुछ भी नहीं खरीद रहा है, ठीक। जब जो है 40 है तो वो केवल जो है 5 खरीद रहा है। देखो यहाँ साड़ी भी वही मार्ग साड़ी है, वैसी मार्ग साड़ी को इसमें रेखाचित्र में दिखाया गया है। अब जब जो है 30 रुपया दर्जन है तो वह खरीद रहा है 15 दर्जन, देखो दिखाई पड़ रहा है। और जब ये 20 रुपया दर्जन है तो ये खरीद रहा है 30 दर्जन। और जब जो है ये 10 रुपया दर्जन हो गया तो ये खरीद रहा है 55 दर्जन, ठीक है। अब इसी को जो है, इसी जो पॉइंट हमको मिला, ये जो पॉइंट मिला 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, इसी पॉइंट को जब हम मिला देते हैं, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे, इसे कहा जाता है मार्ग वक्र। क्या कहा जाता है? मार्ग वक्र। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये आपकी मार्ग की सारणी है जो हमने बनाया है, ये आपका मार्ग वक्र है। अब ये प्रश्न उठता है कि मार्ग वक्र जो होता है ये जो है नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है? देखो नीचे तरफ गिर रहा है, ऐसा देखिए, ये बाएं से दाएं नीचे तरफ जा रहा है, ठीक है। इसलिए जा रहा है क्योंकि सीमांत उपयोगिता पहले ज़्यादा है, 100 है, फिर 80 है, देखो घटती चली जा रही है। जब सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी तो मार्ग वक्र नीचे आएगा। कहने मतलब जो है, अगर उपयोगिता जब घट रही है तो वो व्यक्ति जो है ज़्यादा पैसा नहीं देगा। जैसे मान लीजिए उपयोगिता कीमत है 30 रुपया और उसको सीमांत उपयोगिता 30 पे कितना मिल रहा है? 30 पे मिल रहा है 60। अब 30 पे मिल रहा है 60, वो ले रहा जो है 15। अब जो है अगर 15 से वो 60 से अगर वो बढ़ाता है, अगर मान लीजिए 30 दर्जन लेता है, 15 दर्जन 30 दर्जन लेता है, जब बढ़ाएगा तो उपयोगिता सीमांत उपयोगिता घट जाएगी ना। जब घट जाएगी तो कीमत कम होने पर ही वो ज़्यादा केला लेगा। कहने मतलब ये है कि सीमांत उपयोगिता घटने के नाते मार्ग वक्र जो है वो नीचे की तरफ ऐसे आ जाता है। तो इसी कहा जाता है कि मूल्य एवं मार्ग में ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध माने उल्टा संबंध। जैसे मूल्य जब ज़्यादा है, 50 है, तो देखिए मात्रा कम है। जब मूल्य कम हो गया मात्रा और बढ़ गई, मूल्य और कम मात्रा और बढ़ गई, मूल्य और कम मात्रा और बढ़ गई। जैसे जैसे मूल्य का उल्टा होता मात्रा। मतलब जब कीमत ज़्यादा होती है तो लोग कम खरीदते हैं, जब कीमत कम होती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। इसी को कहा जाता है जो है मूल्य व मार्ग में ऋणात्मक संबंध। अच्छा, एक शब्द देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, आपके पुस्तक में कि रेखीय प्रस्तुत देखो दिया गया है। तो रेखीय प्रस्तुत यही है जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो चित्र है यही रेखीय प्रस्तुत है। ये रेखीय प्रस्तुत दिया है, यही रेखीय प्रस्तुत है। ये मार्ग सारणी है, इधर का ये मार्ग सारणी है, ये रेखीय प्रस्तुति है। यहाँ पर शब्दों से है, 3 तरीके से है। शब्दों के द्वारा समझना और अंकों के द्वारा समझना और चित्र के द्वारा समझना। एक ही बात को
बात क्या है कि जब कीमत ज़्यादा होती है तो व्यक्ति कम खरीदता है, और जब कीमत कम होती है तो व्यक्ति ज़्यादा खरीदता है। ठीक है। अब आपकी इस बुक में अगर देखा जाए तो बुक में अगर देखिए तो मांग क्या है, दिया है, मांग क्या है, वस्तु की मात्रा। वस्तु की मात्रा, देखिए वस्तु की मात्रा जैसे एक उपभोक्ता दिए गए मूल्य और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक या सामर्थ्य है, उस वस्तु की मांग कहते हैं। इसी को हमने प्रभावकारी मांग बोला। आप कई बार पढ़िएगा, समझिए, समझ में आ जाएगा। तो कहने मतलब मांग क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ ख़त्म होता है। तो वस्तु की मात्रा जैसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु के मूल्य और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक है और सामर्थ्य है, जिसे एक उपभोक्ता उस वस्तु की मांग कहते हैं। ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगले पेज चलते हैं। अगले पेज पर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मूल्य और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। इसको हमने आपको समझाया। मूल्य और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, इसको समझाया। मतलब मूल्य बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, मांग कम होने पर मूल्य जो है, मूल्य कम होने पर मांग बढ़ती है, मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाती है। और चूँकि जैसे जैसे जो है मूल्य बढ़ेगा तो मूल्य घटेगा, तो वस्तु की मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसलिए मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है। इसी को ह्रासमान उपयोगिता का नियम भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि, देखो यहाँ पर दिया है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि वस्तु को प्रत्येक अगली इकाई मतलब अगला मात्रा जब लेंगे तो कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है। आप कई दिन से मैं समझा रहा हूँ कि जब वस्तु की लगातार आप उपयोग करेंगे तो अगली इकाई से आपको उपयोगिता कम प्राप्त होगी। इस एग्जाम्पल में आपने देखा ही है कि जो है, देखिए जैसे जैसे आप इकाई बढ़ा रहे हैं, जैसे इकाई आप बढ़ा रहे हैं, 50 है 0 है, 40 है तो 5 है, 30 है तो 15 है, 20 है तो 30 है, 10 है तो 55 है। अब यहाँ पर देखिए लगातार जो है जैसे जैसे मात्रा बढ़ा रहे हैं, ये जैसे कीमत बढ़ रही है तो मात्रा घट रही, कीमत बढ़ रही, मात्रा घट रही। देखो ये तो कहने मतलब तो यही चीज़ है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से सीमांत उपयोगिता कम सीमांत उपयोगिता प्रदान मतलब मिलती है। कहने मतलब ये है, आपको बताया हो कि जब उसकी भूख शांत होती चली जाएगी, उसको संतुष्टि कम मिलेगा तो सीमांत उपयोगिता कम मिलेगा, क्योंकि सीमांत उपयोगिता अंतिम इकाई से अंतिम वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता होती है। अब आगे हम लोग जो है इसके अगले भाग में क्रमाचक्र उपयोगिता का विश्लेषण जो है हम लोग करेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो संपर्क करिएगा। धन्यवाद।